नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? जय हिंद। तो आज अपने करेंगे कक्षा 12 की भूगोल सिलेबस शुरू कर रहे हैं आज से भाई। ठीक है, सारे बच्चे सहयोग करना। तो पहला पार्ट शुरू करेंगे अपने, दो बुकें लगती है, उसका पहला पार्ट शुरू करेंगे मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। और मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में पहला लेसन जो आता है अपना, देखो पहला लेसन क्या है, इकाई 1 नंबर रहेगी। पहले ये समझो, इकाई 1 और इकाई 1 है, ये 3 नंबर की रहेगी भाई। कितने अंक की रहेगी? 3 अंक की रहेगी। यानी पहला लेसन है वो 3 अंक का है, 3 अंक का रहेगा। और लेसन का नाम है आपका मानव भूगोल, प्रकृति और विषय क्षेत्र। क्या है? मानव भूगोल और प्रकृति विषय क्षेत्र। यानी मानव भूगोल क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी सब्जेक्ट क्या है, उसके क्षेत्र यानी एरिया क्या है। तो पहले हम समझेंगे कि मानव भूगोल क्या है। क्या समझेंगे हम? मानव भूगोल क्या है। सबसे पहले मानव भूगोल समझेंगे, मानव भूगोल है क्या। ठीक है, यानी मानव भूगोल के अंदर ऐसी, यानी मानव भूगोल में भूगोल की वह शाखा रहेगी जिसमें मानवीय जो क्रियाएं होती है उनका अध्ययन किया जाएगा, विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाएगा, तो उसको हम कहते हैं मानव भूगोल। तो आप एक हेडिंग लगा के लिखिए, मानव भूगोल। भाई मानव भूगोल हम कहेंगे किसे? भाई परिभाषा आ जाए आपसे कि मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए सामान्य तौर पर, राइटर की नहीं, सामान्य तौर पर मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। तो आप क्या लिखोगे भाई? तो देखो, मानव भूगोल, मानव भूगोल, भूगोल की वह शाखा है, वह शाखा है जिसमें मानवीय क्रियाओं, मानवीय क्रियाओं और वातावरण के पारस्परिक संबंध, वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन, संबंधों का अध्ययन किया जाता है, आप समझो परिभाषा को। मानव भूगोल किसे कहेंगे? मानव भूगोल की परिभाषा क्या? देखो कि मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है, किसकी? भूगोल की वह शाखा है जिसमें किसके? मानवीय क्रियाओं और वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है वो किया जाता है। यानी भूगोल और जो मनुष्य है और मनुष्य की क्रियाएं हैं उनके बीच में वातावरण के अंदर जो एक दूसरे के संबंध का पारस्परिक अध्ययन किया जाएगा, यानी घनिष्ठता का अध्ययन किया जाएगा, हम उसे क्या कहेंगे? मानव भूगोल कहेंगे। ये सामान्य परिभाषा है, ऐसी परिभाषा परीक्षा में कम आती है। कम क्या पूछेगा ही नहीं आपसे, सीधी थोड़ी पूछेगा मानव भूगोल किसे कहते हैं। इसमें 3 राइटरों की परिभाषा दी हुई है, वो परिभाषा उनमें से ज्यादातर आती है। अब अगर हम बात करें, देखो इसने कहा है कि मानव भूगोल और जो मानव भूगोल और भूगोल के अंदर जो मानवीय क्रियाएं होती है और वातावरण, उनके बीच में जो संबंध होता है उनका अध्ययन क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। इसी दृष्टि से एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में मानव भूगोल की विशेषता क्या है? तो अपन ये लिखेंगे, देखो मैं यहां लिख रहा हूं, एक अध्ययन क्षेत्र के आरूप में भूगोल की विशेषताएं। अच्छा प्रश्न 1.5 नंबर का आ सकता है भाई, भूगोल की विशेषताएं। देखो ये प्रश्न ऐसा है कि ये खालिस्तान का ऑप्शन भी बढ़ सकता है और 1.5 नंबर का भी बन सकता है। यानी ये प्रश्न ऑप्शनल में भी आ सकता है आपसे, 1.5 नंबर में भी आ सकता है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल की विशेषता क्या है। तो एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल की 3 विशेषताएं हैं भाई। कितनी विशेषताएं हैं? पहले तो हमें पता होना चाहिए संख्या में
कि कितनी विशेषताएं हैं? 3 विशेषताएं। 3 कौन कौन सी है? एक आती है समाकलनात्मक भूगोल। 1 नंबर समाकलनात्मक, ठीक है। दूसरी आती है अनुभविक। कौन सी? अनुभविक। 3 नंबर आती है व्यवहारिक। व्यवहारिक। तो 3 विशेषता है। कितनी विशेषता है? 3 है। ये व्यवहारिक से ही नाम लिखना भाई। व्यवहारिक। आवाज सही है तो बता देना, ठीक है। तो पूछे कि एक देश क्षेत्र के रूप में मानव भूगोल की विशेषताएं कितनी? तो 3 बताओगे आप। कितनी बताओगे? 3 बताओगे। कितनी बताओगे भाई? 3। देखो 3 कौन सी है? एक समाकलनात्मक होगी, एक अनुभाविक और एक व्यवहारिक हो गई, ठीक है। अब इसी दृष्टि से हम देखें तो भूगोल की पहुंच, एक खालिस्तान आपसे पूछे कि अंततः भूगोल की पहुंच डैश डैश है, तो इसमें क्या आएगा? देखो अगर हम ये पढ़ रहे हैं, तीनों विशेषताएं अच्छी तरह से समझी है, तो इसमें क्या आ जाएगा? अंततः भूगोल की पहुंच विस्तृत है। क्या है भाई? इसमें आ जाएगा विस्तृत है। विस्तृत कह दो या हम कह सकते हैं व्यापक। कैसी है? विस्तृत या व्यापक। तो ये खालिस्तान के लिए अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इस बार भी खालिस्तानी से पूछे गए थे, तो इस बार भी आ सकता है, ठीक है। 2000 तुम्हारे भी आ सकता है ना, 26-27 में। तो अतः भूगोल की पहुंच कैसी है? विस्तृत है और व्यापक है। लंबे चौड़े क्षेत्र में भूगोल का अध्ययन है वो किया जाता है। अब इसमें देखो एक बात नोट लगा लिखो आप, नोट लगा के, नोट लगा क्या कह रहा है? और किसी भी घटना, और किसी भी घटना, और किसी भी घटना अथवा परिघटना, अथवा परिघटना का जो दिक एवं काल, दिक मन लंबा होता है, एवं काल के संदर्भ में, के संदर्भ में परिवर्तित होता है। क्या होता है भाई? परिवर्तित होता है। उसका भौगोलिक ढंग, उसका भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जाता है। किया जाता है या किया जा सकता, लिखो आप ऐसे लिखो, किया जा सकता है, जा सकता है। अब सुनो आप भाई, पहले तो हमें ये समझे कि भूगोल की पहुंच है वो कैसी है? विस्तृत है, व्यापक है, लंबी चौड़ी है। उसके बाद देखो, और भाई अंततः भूगोल की पहुंच विस्तृत है, व्यापक है, और किसी भी घटना, कौन सी? किसी भी घटना या परिघटना, कौन सी? परिघटना, जो दिक माने होता है लंबा, लंबे, या काल माने समय। काल माने क्या होता है? समय। काल के संदर्भ में परिवर्तित होती हो या होता हो, उसका भौगोलिक ढंग से, किसे? भौगोलिक यानी भौतिक, ठीक है, भौगोलिक ढंग, ठीक है। दूसरी आती है अनुभविक। कौन सी? अनुभविक। 3 नंबर आती है व्यवहारिक। व्यवहारिक। तो 3 विशेषता है। कितनी विशेषता है?
3 है। ये व्यवहारिक से ही नाम लिखना भाई। व्यवहारिक, आवाज सही है तो बता देना, ठीक है। तो पूछे कि एक देश क्षेत्र के रूप में मानव भूगोल की विशेषताएं कितनी, तो 3 बताओगे आप। कितनी बताओगे? 3 बताओगे। कितनी बताओगे भाई? 3। 3 देखो, 3 कौन सी है? एक समाकलनात्मक होगी, एक अनुभाविक और एक व्यवहारिक हो गई, ठीक है। अब इसी दृष्टि से हम देखें तो भूगोल की पहुंच, एक खालिस्तान आपसे पूछे कि अंततः भूगोल की पहुंच डैश डैश है, तो इसमें क्या आएगा? देखो, अगर हम ये पढ़ रहे हैं, तीनों विशेषताएं अच्छी तरह से समझिए, तो इसमें क्या आ जाएगा? अंततः भूगोल की पहुंच विस्तृत है। क्या है भाई? इसमें आ जाएगा विस्तृत है। विस्तृत कह दो, या हम कह सकते हैं व्यापक। कैसी है? विस्तृत या व्यापक। तो ये खालिस्तान के लिए अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इस बार भी खालिस्तान इसी पूछे गए थे, तो इस बार भी आ सकता है, ठीक है। 2000 तुम्हारे भी आ सकता है ना, 26-27 में। तो अतः भूगोल की पहुंच कैसी है? विस्तृत है और व्यापक है। लंबे चौड़े क्षेत्र में भूगोल का अध्ययन है वो किया जाता है। अब इसमें देखो, एक बात नोट लगा लिखो आप, नोट लगा के, नोट लगा क्या कह रहा है? और किसी भी घटना, और किसी भी घटना, और किसी भी घटना अथवा परिघटना, अथवा परिघटना का जो दिक एवं काल, दिक मन लंबा होता है, एवं काल के संदर्भ में, के संदर्भ में परिवर्तित होता है। क्या होता है भाई? परिवर्तित होता है। उसका भौगोलिक ढंग, उसका भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जाता है। किया जाता है या किया जा सकता है, लिखो आप ऐसे लिखो, किया जा सकता है, जा सकता है। अब सुनो आप भाई, पहले तो हमें ये समझे कि भूगोल की पहुंच है वो कैसी है, विस्तृत है, व्यापक है, लंबी चौड़ी है। उसके बाद देखो, और भाई अंततः भूगोल की पहुंच विस्तृत है, व्यापक है, और किसी भी घटना, कौन सी? किसी भी घटना या परिघटना, कौन सी? परिघटना, जो दिक माने होता है लंबा, लंबे, या काल माने समय, काल माने क्या होता है? समय। काल के संदर्भ में परिवर्तित होती हो या होता हो, उसका भौगोलिक ढंग से, किसे? भौगोलिक यानी भौतिक, ठीक है, भौगोलिक ढंग से, फिजिकल ढंग से अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए एक भूगोल का क्षेत्र क्या है? व्यापक है। क्या है भाई? व्यापक है, ठीक है। उसके बाद देखो, नोट लगा, एक प्रश्न करना है। यहां देखो, मैं नोट यहां लगा देता हूं भाई, फिर अपने इरेज कर देंगे इसको। नोट लगा देखो, एक प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि भूगोल की पहुंच कैसी है भाई, ये प्रश्न बताओ तुम। भूगोल की पहुंच कैसी है, ये क्वेश्चन है। भूगोल की पहुंच कैसी है? तो उत्तर आया, भूगोल की पहुंच विस्तृत और व्यापक है। कैसी है? तो हम उत्तर लिख देंगे, भूगोल की पहुंच विस्तृत और व्यापक है।
विस्तृत और क्या है, व्यापक है। इतनी बात समझ में आई? दोबारा समझ लो। दोबारा क्या समझना है कि भूगोल किसे कहते हैं, मानव भूगोल किसे कहते हैं भाई? मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा जिसमें मानवीय क्रियाएं और वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, मानव भूगोल कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आई कि एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल की विशेषताएं कितनी हैं, तो अगर ऑप्शन में पूछ रहा है कितनी हैं, तो आपको बताना है 3। कितनी हैं? 3। अगर ऑप्शन में ये 3 संख्या में नहीं दिया और आपको नाम दिए हुए हैं, व्यवहारिक, समाकलनात्मक, अनुभाविक, ये आगे पीछे कहीं लिखा सकता है। ठीक है। तो एक चौथा ऑप्शन जो आएगा उसका उत्तर हो जाएगा। पूछेगा कि एक भूगोल अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल की विशेषता नहीं है, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे तो ये 3 ऑप्शन में आएंगे, एक चौथा जो भी आए उसका उत्तर हो जाएगा। 1.5 नंबर में पूछ रहा है अपने से, कितने नंबर में? 1.5 अंक में पूछ रहे, तीनों के नाम लिखने पड़ेंगे। ओके ओके सर, आगे आओ। फिर कह रहा है कि अंतः भूगोल की पहुंच विस्तृत और व्यापक है। क्यों है? और किसी भी घटना और परिघटना को जो दिक् और काल के संदर्भ में परिवर्तित होता है, उसका भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है। फिर प्रश्न पूछा कि भूगोल की पहुंच कैसी है, तो आपने बताया कि भूगोल की पहुंच विस्तृत और व्यापक है। विस्तृत और व्यापक है, तो उतार लो, अगर साथ साथ उतार लो ठीक हो, नहीं तो मैं इस वीडियो के मैं साथ में टेलीग्राम का लिंक है वो साथ में दे दूंगा, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हो। जो नोट्स मेरे हाथ से लिखे हुए हैं वो नोट्स की पीडीएफ आपको उस टेलीग्राम पे मिलेगी। जितना टॉपिक करवाया जाएगा बोर्ड पे उतनी ही पीडीएफ मिलेगी आपको, तो रेगुलर आप उतार सकते हो। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो जुड़ सकते हैं भाई। और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, जैसा आगे से सभी दोस्तों में कर दो, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। ज्यादा से ज्यादा तुम सहयोग करो, तुम अच्छा पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है। अच्छा प्रश्न है। ठीक है। यानी पर अपने पढ़ेंगे ऐसे कि साथ साथ याद हो जाए और कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे परीक्षा पेपर प्रश्न बन के आएंगे इसी प्रकार से मैं आपको नोट्स कराऊंगा। ओके। प्रश्न कह रहा है कि किसी भी घटना या अथवा परिघटना, यानी किसी भी घटना अथवा परिघटना का अध्ययन भौगोलिक ढंग से कब किया जा सकता है, तो इसका उत्तर क्या रहेगा भाई? जब वह, देखो, जब वह घटना, पढ़ के आए पीछे, जब वह घटना दिक् एवं काल, यानी लंबे समय के संदर्भ में परिवर्तित होती है। परिवर्तित होती है। ठीक है। परिवर्तित होती है, तो किसी भी घटना का परिघटना का अध्ययन भौगोलिक ढंग से किया जा सकता है भाई। कितना अच्छा प्रश्न है। ठीक है ना। तो एक लाइन में बन सकता है कि ऑप्शन में भी आ सकता है ये, किसी भी घटना या तो परिघटना का अध्ययन भौगोलिक ढंग से कब किया जा सकता है, तो ऑप्शन में आएगा अपने दिक् काल। क्या आएगा? दिक् एवं काल। ओके। एक प्रश्न और पकड़ो तुम। नेक्स्ट प्रश्न क्या है अपना? देखो नेक्स्ट प्रश्न है, क्या किसी भी घटना, अच्छा भूगोल के अध्ययन में, देखो प्रश्न है भूगोल के अध्ययन में, भूगोल के अध्ययन में किन दो संदर्भों को मुख्य माना गया है, ये भी अच्छा प्रश्न है भाई, ये भी जबरदस्त प्रश्न है आपका, कि भूगोल के अध्ययन में किन दो ऐसे संदर्भ है, ऐसे कौन से संदर्भ है जिनको मुख्य माना गया है। तो दो ऐसे संदर्भ है, देखो कौन से। एक की बात करें अपने तो एक तो आएगा दिक् और एक आएगा काल। दिक् और काल, इन दो संदर्भों को मुख्य माना गया है किसके अंदर? भूगोल के अध्ययन के अंदर। किसके? भूगोल के अध्ययन के अंदर दिक् और काल को का संदर्भ वो माना गया। ठीक है भाई। इन दोनों को अच्छी तरह से याद करना प्रश्न को। ऑप्शन में आ सकते हैं, ऐसे आएगा नहीं, ऑप्शन में जरूर आएगा ये। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या किसी भी घटना का
नेक्स्ट देखो, यहां लिख देता हूं मैं, क्या किसी भी घटना का भौगोलिक अध्ययन संभव है? घटना का भौगोलिक अध्ययन संभव है। देखो प्रश्न कह रहा है कि क्या किसी भी घटना का भौगोलिक अध्ययन संभव है, तो उत्तर है सर हाँ। उत्तर क्या आएगा? हाँ में आएगा। किस में आएगा भाई? हाँ। हाँ में आएगा तो क्यों भाई? आपने कहा हाँ, हाँ तो बताओ क्यों? यदि देखो, यदि वह घटना स्थान और समय के साथ अगर नीचे नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूं साथ साथ, समय के साथ बदलती है तो उसका भौगोलिक अध्ययन किया जा सकता है। तो उसका भौगोलिक अध्ययन किया जा सकता है भाई, अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, देखो कितना अच्छा प्रश्न है रे। थाने मिले कौन को खटी छोरो, कहीं नहीं मिलेगा प्रश्न। ठीक है, तो क्या किसी भी घटना का भौगोलिक अध्ययन किया जा सकता है? कि यस, किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? जब वह घटना स्थान और समय के साथ बदलती है। जो भी घटना हो रही है वो उसका स्थान भी बदल जाए और समय भी बदल जाए तो उसका भौगोलिक ढंग से अध्ययन है वो किया जा सकता है, किसी भी घटना का। ठीक है, स्थान भी बदलना होना चाहिए और समय भी उसमें बदलाव आना चाहिए, तब किसी भी कोई घटना हो सकती है, उस घटना का हम अध्ययन कर सकते हैं साहब। ठीक है, भूगोल का क्षेत्र कैसा है? ये व्यापक, पहले बता दिया मैंने। प्रश्न आए तो भूगोल का क्षेत्र कैसा है, तो व्यापक है, विस्तृत है, ये आपने बता दिया होगा। अब प्रश्न आता है पृथ्वी के घटक। किसके घटक? पृथ्वी के घटक। पृथ्वी के घटकों की बात करें तो पृथ्वी के घटक है दो। कितने हैं? दो। एक है भौतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण। ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं प्रकृति। इसको हम क्या कह सकते हैं भाई? प्रकृति कह सकते हैं। दूसरा है सांस्कृतिक पर्यावरण, 2 नंबर, सांस्कृतिक पर्यावरण, या इसको हम कह सकते हैं मानव। इसको हम क्या कह सकते हैं? मानव कह सकते हैं साहब। ओके ओके सर। अगर मैं बात करूं तुम्हें भूगोल की शाखा की, भूगोल की शाखा, तो भूगोल की शाखा देखो 2 है। कितनी है? 2 भूगोल की शाखा है सर। कौन कौन सी है? एक आएगी आपकी भौतिक भूगोल। एक कौन सी आएगी? 1 नंबर पे आ जाएगी भौतिक भूगोल। अच्छा, 2 नंबर पे कौन सी आएगी सर? मानव भूगोल। ये तो दोनों हैं, ये भौतिक पर्यावरण है, प्रकृति रही, भौतिक भूगोल आ गई, सांस्कृतिक आ गई, मानव आ गई। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न कर रहा है कि भौतिक भूगोल की भूगोल की शाखा कितनी है, तो 2। पृथ्वी घटक कितने हैं? 2। चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो। आप भूगोल की शाखा में चाहे भौतिक पर्यावरण लिखो, चाहे सांस्कृतिक पर्यावरण लिखो, चाहे आप भौतिक भूगोल लिखो, चाहे मानव भूगोल लिखो। ठीक है, ठीक है सर। हम चर्चा करेंगे भौतिक भूगोल की। किसकी चर्चा करेंगे? 1 नंबर की बात करेंगे आप भौतिक भूगोल की। भौतिक भूगोल क्या है? भूगोल की वह शाखा जिसमें भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। कितनी संतुलित परिभाषा बोली है मैंने।
याद करो साथ साथ, भूगोल की वह शाखा जिसमें भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। तुम बैठे हो, तुम भी करो, ठीक है। ये जो ऑफलाइन क्लास में बैठे ना, ये इनको भी साथ साथ याद करना है, ये ऑनलाइन वाले थोड़ी करेंगे। तो क्या लिखेंगे भाई, भौतिक भूगोल में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। कोमा लगा दिया मैंने तो मैं आ गया इसमें, भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। और ज्यादा चर्चा करूं, अरे प्रकृति से निर्मित तत्वों का अध्ययन किया जाता है इसमें। किसमें? इसमें प्रकृति से निर्मित तत्वों का अध्ययन किया जाता है। अब प्रकृति से निर्मित तत्व कौन कौन से हैं, ठीक है, यानी प्रकृति से निर्मित तत्वों का अध्ययन इसके अंदर किया जाएगा। अगर दूसरी परिभाषा आप चाहो तो बोलेगी वैसा का जिसमें भौतिक पर्यावरण और प्रकृति से निर्मित तत्वों का अध्ययन किया जाएगा, ये सेकंड परिभाषा हो जाएगी आपकी। अब उदाहरण की बात करें आप कि सर ऐसा उदाहरण बताओ मान दो जो प्रकृति द्वारा निर्मित हो। अरे बाबा, भू आकृति विज्ञान। कौन सी? भू आकृति। क्या भूमि की आकृति मनुष्य निर्धारित करता है कि नहीं? भू आकृति आ जाएगी। और क्या आ जाएगी सर? जलवायु आ जाएगी। क्या आ जाएगी? जलवायु आ जाएगी। और क्या आ जाएगी? वनस्पति आ जाएगी। और क्या आ जाएगी? मृदा आ जाएगी, ठीक है, मृदा आ जाएगी। और भाई और भी है क्या सर? मैदान। क्या आ जाएगा? मैदान आ जाएगा इसमें, मैदान आ जाएंगे, वन आ जाएंगे, वन तो वनस्पति आ गई है, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाएगी। खनिज भी आ जाएगा। और क्या है? खनिज। अगर नीचे दिखाई नहीं दे रहा है तो जो बोल रहा हूं मैं वो देख लेना। चलो भौतिक भूगोल को दोबारा देख लो आप। तो भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है इसमें। दूसरी परिभाषा लिखोगे कि भूगोल की वह शाखा जिसमें भौतिक पर्यावरण और प्रकृति से निर्मित तत्वों का अध्ययन किया जाता है। मैंने लिख दिया यहाँ। प्रकृति से निर्मित तत्व कौन से? भू आकृति है, जलवायु है, वनस्पति है, मृदा है, खनिज है, मैदान है और आपके वन है। ये सारे के सारे इसमें आएंगे। सर अब आगो मानव भूगोल। कौन सी है? मानव भूगोल, ठीक है भाई, मानव भूगोल। देखो मानव भूगोल के लिए मैं यहां लिख देता हूं भी, मानव भूगोल को दिख रहा होगा शायद आपको। मानव कह दो या सांस्कृतिक पर्यावरण कह दो, एक ही बात है छोरो, ठीक है भाई, एक ही बात है। सांस्कृतिक पर्यावरण को या मानव भूगोल को। तो भूगोल की वह शाखा जिसमें भौतिक पर्यावरण मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भूगोल की वह शाखा जिसमें मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा। तो हम इसमें कर सकते हैं भाई, परिभाषा क्या आएगी? भूगोल की वह शाखा जिसमें मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। जैसे जैसे इंपोर्टेंट है क्योंकि प्रश्न यहीं से बनेगा। जो ऑप्शनल प्रश्न आएगा वो पूछेगा आपसे निम्न में से कौन सा भौतिक तत्व है, कौन सा नहीं है, कौन सा सांस्कृतिक तत्व है, कौन सा नहीं है। देखो इसके अंदर मनुष्य द्वारा निर्मित जितने भी आएंगे हम कह सकते हैं घर, नगर, गांव, खेत, उद्यान, ठीक है। उद्यान के बाद हम उद्योग कह सकते हैं, उद्योग कह सकते हैं, सड़क, रेलवे जाल, पतन, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है भाई? ये भौतिक पर्यावरण के तत्व है। क्या है? भौतिक पर्यावरण के तत्व है। यहां तक बात समझ में आई कि तुम्हारे? आगे सर, आगे ना, आगे सर, ठीक है। देखो एक बात इधर भी रहेगी, इस भौतिक की बात करें अपना तो प्रकृति में जो भौतिक भूगोल है, अगर इसकी बात करें आप, भौतिक भूगोल में
केंद्र बिंदु किसको माना जाएगा? प्रकृति को माना जाएगा भाई। किसको माना जाएगा? प्रकृति को माना जाता है। बात आगे तक समझ रहे? ठीक है। और अगर इसकी बात करें अपने कि मानव भूगोल में केंद्र बिंदु किसको माना जाएगा? मानव। किसको माना जाएगा? मानव को माना जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? पहले इतनी यहां तक समझो। दोबारा हमने पढ़ा किसी भी घटना का अध्ययन, परिघटना का अध्ययन कब किया जा सकता है भौगोलिक ढंग से? जब वह घटना दिग या काल के संदर्भ में हो। ओके सर, याद हो गया। भूगोल के अध्ययन में किन संदर्भों का मुख्य माना गया? दो, दिग और काल के रूप में। फिर प्रश्न था क्या किसी भी घटना का भौगोलिक अध्ययन किया संभव है? यस है। कैसे है? कि जब वह घटना का स्थान और समय के साथ बदलती, यानी वो घटना भी बदल जाए, उसका स्थान भी बदल जाए घटना का, और समय भी बदल जाए, तब उसका भौगोलिक ढंग से अध्ययन है वो किया जा सकता है। ठीक है, ये भी याद हो गई हमारे। उसके बाद पढ़ा हमने पृथ्वी के घटक दो थे, भौतिक और सांस्कृतिक। यही भूगोल की शाखा है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल किसे कहेंगे? भूगोल की वह शाखा जिसमें भौतिक क्रियाओं का अध्ययन या भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, या प्रकृति से निर्मित तत्वों का अध्ययन किया जाता है, वो कहलाती है भौतिक भूगोल। कौन कौन से हैं प्रकृति से निर्मित? भू आकृति विज्ञान, जलवायु, वनस्पति, वन, मृदा, आपके मैदान। ठीक है, ये आ जाएंगे। फिर आया सांस्कृतिक पर्यावरण, भूगोल की वह शाखा जिसके अंदर मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे खेत, नगर, गांव, आपके पतन, सड़क, उद्योग, उद्यान, रेलवे, जाल, ये सारे के सारे किस्में आएंगे, इसी के अंदर आएंगे। बात करें हम कि भौतिक भूगोल में केंद्र बिंदु किसको माना जाएगा? तो प्रकृति को माना जाएगा। और मानव भूगोल में केंद्र बिंदु किसको माना जाएगा? मानव को माना जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गई तुम्हारे? तो अगर आप साथ साथ लिख रहे हो तो ठीक है, नहीं आपको मैंने कहा है कि टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। जो नोट्स मैंने हाथ से बनाए हैं उसकी पीडीएफ मिलेगी, और वहां से आप साफ साफ उतार सकते हो। कोई समस्या होगी तो आप कॉल भी कर सकते हो, नंबर आपको दिए हुए हैं, इसके साथ ही मिल जाएंगे नंबर भी। ओके भाई, ओके सर, मिटो दे, मिटो दो। वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दो यार। इतना तो दुख पालो थे थाने में, सरल सरल चीज करके ला के देवन ला रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल जमा साफ सुथरी। ठीक है, नोट्स पढ़ गए, 100 नंबर पक्के हैं आपके। कुछ नहीं पढ़ना, किताब भी नहीं पढ़नी, खालिस्तान, ऑप्शनल, वन लाइनर, निबंधात्मक, मानचित्र समेत यहीं से आएंगे अपने करवाए हुए में से। चलो आगे नेक्स्ट प्रश्न है, कभी नहीं आया प्रश्न, वो हो सकता है आपके आ जाए। ठीक है, जैसे सिलेबस थोड़ा वो चेंज हुआ उसके हिसाब से। तो प्रश्न है कि भूगोल एक विषय के रूप में, देखो कितना सुंदर प्रश्न है। भूगोल एक विषय के रूप में, भूगोल का मुख्य सरोकार, तो लिख दी भूगोल का मुख्य सरोकार। सरोकार जानते हो क्या होता है? सरोकार होता है उद्देश्य। क्या होता है छोरा? उद्देश्य सर, हाँ उद्देश्य होता है सरोकार। मैं लिख दूंगा उद्देश्य। ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई आपका, अभी तक आया नहीं है पेपर में, आ सकता है कि एक भूगोल विषय के रूप में भूगोल का मुख्य सरोकारी उद्देश्य क्या है। तो देखो भाई, उद्देश्य क्या है, कक्षा 11 के अंदर लिखी हुई है लाइन, और आपके 12वीं में दी हुई है, लेकिन अभी तक पूछा नहीं है प्रश्न। पूछेगा तो शानदार बनेगा। क्या बनेगा देखो, मानव भूगोल, मानव भूगोल पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का
उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया है, जिन्होंने मानव को पोषित किया है। देखो ये है उद्देश्य किसका, भूगोल एक सब्जेक्ट के रूप में है। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो मानव भूगोल है, मानव भूगोल पृथ्वी को क्या समझ रही है, मनुष्य का घर समझ रही है भाई। किसका घर, मनुष्य का, ठीक है। और उन सभी तत्वों का अध्ययन मानव भूगोल करती है जिससे मानव को पोषित किया, जिन्होंने कोई भी तत्व ऐसे जिन तत्वों ने मनुष्य को क्या किया है, पालन पोषण किया है, ठीक है भाई। ओके सर। अब देखो एक बात और खालिस्तान के लिए, ये प्रश्न तो समझ में आ गया होगा तुम्हारे, आ गया तो लाइक ठोक दो जच आगे से, ठीक हो। देखो भूगोल में प्रकृति और मानव के अध्ययन पर बल दिया गया है भाई, बल दिया गया है, ठीक है। ये देखो इसमें दो खालिस्तान है। क्या कह रहा है कि भूगोल में एक तो आ जाएगा ये प्रकृति और मानव के अध्ययन पर बल दिया गया है। अगर आपसे सीधा ही पूछ ले, ऑप्शन में पूछ ले कि निम्न में से भूगोल में खालिस्तान और खालिस्तान के अध्ययन पर बल दिया गया है, तो खालिस्तान अपने निम्न में देखने जो ऑप्शन में दिए हैं, प्रकृति और मानव। हाँ आप ये इधर भी भर सकते हो, ये इधर भर सकते हो, ये वहां कोई मैटर नहीं करता। आप पहले लिख सकते हो मानव, दोबारा दूसरी जगह प्रकृति लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है सर। अब आगे एक नोट वाली बात है भाई, और नोट वाली बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और नोट वाली जितनी मैं नोट लगा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना भाई। और यहाँ से तो प्रश्न पूछ सकता है, पीछे कॉलेज लेक्चरर में यहाँ से एक प्रश्न आया था। और नोट क्या कह रहा है कि भूगोल में द्वैतवाद आया और इस आशय के तर्क वितरक आरंभ हो गए कि क्या एक विषय के रूप में भूगोल को नियम बनाने ओब्लिक सिद्धांतिकार है, उसको कह सकते हैं अपन क्या भाई, नोमोथेटिक। यही आता है ज्यादा पेपर में, नोमोथेटिक अथवा विवरणात्मक, इसको कह सकते हैं अपने चित्रात्मक, या हम कह सकते हैं इसको क्या भाई, एंडियोग्राफिक, ठीक है। होना चाहिए
होना चाहिए। सर जी इतनी बड़ी लाइन याद को नहीं हुआ है, याद करनी भी कौन थाने थाने बताऊं कि लाइन आओगी पेपर में। देखो पहले तो समझो कि भूगोल में द्वैतवाद आया, इस आशय के तर्क वितर्क प्रारंभ हो गए कि एक विषय के रूप में भूगोल के नियम बनाने सैद्धांतिक, नोमोथेटिक अथवा विवरणात्मक, इंडोग्राफिक हो गए। तो वो प्रश्न आएगा कि निम्न में से भूगोल एक विषय के रूप में भूगोल के नियम बनाने के कौन से जो घटक है, घटक आ जाएंगे दो आपके। एक तो आएगा उत्तर में ये नमोथेटिक और इंडियोग्राफिक, ये प्रश्न आया हुआ है कॉलेज लेक्चरर में। मैं इसको पिन करके डालूंगा, किस प्रकार का प्रश्न आया हुआ है उसी प्रकार का, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे जुड़ जाना, व्हाट्सएप पे डालेंगे इसको, ओके। तो आप ये दो शब्द याद रखो भाई, कौन कौन से हैं। अब प्रश्न आता है खालिस्तान एक क्या क्या भौगोलिक परिघटनाओं भौगोलिक परिघटनाओं की व्याख्या सैद्धांतिक आप सैद्धांतिक जगह ये भी लिख सकते हो, मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में नमोथेटिक, ठीक है, आधार पर होनी चाहिए, आधार पर होनी चाहिए। तो ये खालिस्तान है भाई, क्या भौगोलिक परिघटनाओं की व्याख्या खालिस्तान आधार पर होनी चाहिए, तो खालिस्तान में क्या आ जाएगा सैद्धांतिक या नमोथेटिक आ जाएगा साहब, ठीक है। चलो एक प्रश्न और आने दो भाई, ये लिख लिया, मैं मिटो रहा हूं इसको। देखो आप देखिए आगे नेक्स्ट प्रश्न है, देखो आप देखिए आगे नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकृति और मानव के बीच में, ये भी नहीं आया अभी तक पेपर में, एक बार मॉडल पेपर में आया हुआ है, प्रकृति और मानव के बीच में मत लगाओ, बीच वेद दिव्यता, नहीं है वो प्रश्न आज तक को नहीं आया रहे, ठीक। कई प्रश्न ऐसा है जो पहले लेसन के अंदर जो अभी तक आए नहीं है, एक बार भी नहीं आए पर हर बार हमें कराना पड़ता है उनको। देखो क्या है, ये कह रहा है कि प्रकृति और मनुष्य उनके बीच में कोई ऐसी घटना यानी एक दूसरे के पूरक है, वो कैसे हैं, क्योंकप्रकृति और मानव, क्योंकि प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व है, अविभाज्य तत्व है, और इन्हें पूर्णता यानी समग्रता में देखा जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए भाई, ठीक है। ये प्रश्न हो गया इसका कि क्योंकि प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व है, इन्हें पूर्णता में देखा जाना चाहिए, ठीक। आगे देखो, आगे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भूगोल में क्या जानना रुचिकर है, ये देखो भाई कितना अच्छा प्रश्न है। भूगोल में क्या जानना रुचिकर है, ये देखो ये अच्छा प्रश्न है, आपको कहीं नोटबुक में नहीं मिलेगा ये प्रश्न,
किताब में तो है अपने, लेकिन आप जैसे कोई बच्चे पासबुक पढ़ते हैं, पासबुक मत पढ़ा करो भाई, किताब से प्रेम रखा हो। ठीक है, अब क्या जानना रुचिकर है, उत्तर देखो इसका। उत्तर सीधा ही है कि यह जानना रुचिकर है कि यह जानना अरुचिकर है कि भौतिक और मानवीय, भौतिक और मानवीय यानी भौतिक और मानवीय दोनों परिघटनाओं, दोनों परिघटनाओं का वर्णन मानव शरीर रचना, मानव शरीर रचना विज्ञान से प्रतीकों, विज्ञान से प्रतीकों का प्रयोग करते हुए, का प्रयोग करते हुए रूपकों के रूप में, रूपकों के रूप में किया जाता है। किया जाता है। देखो, भूगोल में क्या जानना रुचिकर है, क्या है भूगोल में क्या जानना रुचिकर है, तो क्या जानना रुचिकर है भाई, देखो क्या है, यह जानना रुचिकर है कि भौतिक और मानवीय दोनों परिघटनाओं का वर्णन मानव शरीर रचना विज्ञान के जो प्रतीक हैं उनका प्रयोग करते हुए किया जाता है। तो ये जानना बहुत रुचिकर है भौतिक और मानव भूगोल में। ठीक है, उतारो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। वीडियो लाइक और शेयर तो कर दो यार। पृथ्वी के रूप देखने हैं भाई, आंधी तूफान आ रहा है और पृथ्वी के रूप आपको देखने को मिलेंगे। पृथ्वी के रूप, अभी मौसम मानसून शुरू हो रहा है, मानसूनी मौसम जिसमें आंधी बारिश ये आ रही है, तो हम पृथ्वी का रूप उसी के अंदर देखते हैं भाई। ठीक है, प्रश्न आएगा पृथ्वी के रूप लिखिए, तो आप क्या लिखोगे, जब भी तूफान आए, जब भी क्या आए, तूफान आए तो समझ लेना कि वो पृथ्वी की क्या है भाई, आंख। क्या है, आंख है। ठीक है, पृथ्वी क्या है, आंख, तूफान क्या है भाई, आंख। ठीक है, उसके बाद भाई नदी दिखे आपको, नदी अगर दिखे तो नदी को समझना है पृथ्वी का मुख। क्या समझोगे, मुख। एक स्ट्रक्चर बनेगा, बॉडी बनेगी पृथ्वी की। ठीक है, अगर आपको दिखे हिम नदी यानी बर्फ की नदी दिखे तो समझना कि हिम नदी के प्रोथ क्या होता है भाई, नासिका। क्या होती है, नासिका। अरे आंख बन गई, मुंह बन गई और नाक बन गई। ठीक है, अगर आपको जल डमरू मध्य यानी दो सागरों के बीच का भाग देखिए, जल डमरू मध्य दिखे तो आप बताओगे जल डमरू मध्य की गिरवा यानी गर्दन आ गई, बन गई ना बॉडी। ठीक है, अगर आपको दिखे मिट्टी की परत, मृदा की छेदिका, तो परिच्छेदिका का वर्णन करते हैं। देखो कितना शानदार प्रश्न बना है ना। प्रश्न आपसे पूछे कि पृथ्वी के रूप लिखिए या पृथ्वी का वर्णन किस रूप में किया जाता है। अच्छा प्रश्न है ना। निम्न में से पृथ्वी का रूप का वर्णन किया जाता है, तो आपको मिलेगा तूफान आए तो क्या समझना है हमें, पृथ्वी की आंख। नदी दिखे तो मुख आ जाएगा, हिम नदी दिखे तो प्रोथ, और जल डमरू मध्य दिखे तो गिरवा, और मृदा दिखे तो परिच्छेदिका यानी परत।
पृथ्वी की परतें। ओके ओके सर। अब देखो आगे, अब 2-3 लाइनें रही है, उसके बाद बाकी कल करेंगे अपने। 2-3 सीधी लाइनें लिख रहा हूं मैं, खालिस्तान के लिए याद रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट है। ओके देखो, प्रदेशों और गांव, प्रदेशों, गांव, नगरों का वर्णन, नगरों का वर्णन पूरा प्रश्न बना लो, किस रूप में किया जाता है? प्रदेशों, गांवों, नगरों का वर्णन किस रूप में किया जाता है? तो उत्तर आएगा जीवों के रूप में किया जाता है। उत्तर क्या आएगा भाई? जीवों के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? अगर प्रश्न पूछे आपसे कि प्रदेशों, गांवों, नगरों का वर्णन किस रूप में किया जाता है, तो उत्तर आएगा जीवों के रूप में। अच्छा ठीक है सर, आगे नेक्स्ट प्रश्न बना देखो। जर्मन भूगोलवेता, कौन से? जर्मन भूगोलवेता, या हम कह सकते हैं राज्य, जर्मन भूगोलवेता राज्य ओब्लिक देश का वर्णन किस रूप में करते हैं? का वर्णन किस रूप में करते हैं? तो इसमें उत्तर क्या आएगा भाई? जीवित जीवों के रूप में, जीवित जीवों, जीवित जीवों के रूप में भाई, जीवित जीवों के रूप में। अरे एक प्रश्न था ना, और भी पूछूं मैं? क्या सर, क्या पूछोगे? देखो, सड़कों, रेल मार्गों, सड़कों, रेल मार्गों, जल मार्गों, जल मार्गों के जाल को प्राय, के जाल को प्राय किस रूप में वर्णन किया जाता है? तो उत्तर क्या आएगा भाई? किस रूप में वर्णन किया जाएगा? सर परिसंचरण की धमनियां, परिसंचरण, परिसंचरण की धमनियों, धमनियों, धमनियों के रूप में वर्णन किया जाता है, के रूप में वर्णन किया जाता है। देखो, पृथ्वी के रूप पढ़े हमने, तूफान की आंख, नदी के मुख, हिमनद के प्रोथ, नासिका, जलडमरू की मध्य। फिर देखो, ये कह रहा है कि प्रदेशों, गांव, नगरों का वर्णन किस रूप में किया जाता है? तो उत्तर आता है जीवों के रूप में। उसी प्रकार जर्मनी के जो भूगोलवेता है, जर्मनी के, जर्मन देश के भूगोलवेता, उन्होंने कहा है कि राज्य और देश का वर्णन है वो किस रूप में करते हैं? वो तो जीवित जीव के रूप में करते हैं। किसके रूप में? जीवित जीवों के रूप में करते हैं। ये जीवित से लिखो भाई, जीवित जीवों के रूप में करते हैं। सड़कों, रेल जालों, जल मार्गों, इनके जाल जो है प्राय उनका अध्ययन किसके रूप में? तो परिसंचरण की जो धमनियां होती है उसके रूप में किया जाता है। तो ये सारे पृथ्वी के रूप थे। ठीक है, तो समझ में आया होगा। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा, कल क्या, ये तो अच्छा, कल आपको पढ़ाया जाएगा मानव भूगोल की परिभाषाएं। कौन सी? मानव भूगोल की परिभाषा पढ़ेंगे, 3 हैं, 3 पार्ट बनाएंगे पहले लेसन के, 3 भाग, 1, 2, 3 पार्ट आएंगे, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। अब जितना मैंने करवाया है उसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो में के साथ में दे दूंगा, तो वहां से आप सारे बच्चे ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और साफ साफ उतारना। ओके ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।